नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। ये विचार ही कितना अजीब लगता है ना कि मतलब गाड़ियों के फ्यूल टैंक में हम पेट्रोल की जगह गन्ने का रस या फिर मक्के से बना ईंधन डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन जैसा ही लगता है। एकदम। लेकिन E100 यानी 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रस्ताव और जो E85 ड्राफ्ट आ रहा है ना उसके साथ, ये बहुत जल्द एक सच्चाई बनने वाला है। सही कह रहे हैं आप, ये बदलाव बहुत बड़े स्तर का है। मतलब E20 से सीधे E100 की तरफ जाना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मैं तो कहूंगी इसके साथ कई नई तकनीकी और आर्थिक सच्चाइयां सामने आ रही हैं, जिनका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हमारा मकसद भी यही गहराई से समझना है कि क्या हमारी गाड़ियां या फिर हमारी अर्थव्यवस्था इस मीठे ईंधन के लिए सच में तैयार है। तैयार है या नहीं ये तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन पहले ये समझना होगा कि आखिर इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई। वही तो, मतलब अचानक से ये इथेनॉल इतना जरूरी कैसे हो गया। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारे खेत अब सिर्फ अन्न के भंडार नहीं रहेंगे। हाँ, वो अब तेल के कुएं भी बन जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो राजनीतिक और आर्थिक ही है। आपको तो पता ही है, हम अपना 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। हाँ, भारी आयात होता है। तो गन्ने, मक्के और जो खराब अनाज होता है ना, उससे इथेनॉल बनाकर हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। और मिडल ईस्ट में जो भू राजनीतिक तनाव चलते रहते हैं, उन झटकों से भी बचाव हो सकता है। सही बात है। और शायद किसानों के लिए भी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी इससे। हाँ, प्रदूषण भी कम होगा और किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक बन जाएंगे। विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों की आय बढ़ना कागजों पर तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंजन के अंदर जो हो रहा है उसका क्या। इंजन वाली बात तो काफी गंभीर है। वही तो, अगर E100 ही भविष्य है तो अभी जो E20 ईंधन चल रहा है उसी से पुरानी गाड़ियां हाफ क्यों रही हैं। मतलब जमीनी स्तर पर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सारा खेल रसायन विज्ञान और ऊर्जा क्षमता का है। देखिए, पेट्रोल में प्रति लीटर लगभग 34 मेगा जूल ऊर्जा होती है। अच्छा। और एथेनॉल में ये सिर्फ 21 से 24 मेगा जूल होती है। अब ऊर्जा कम होने का सीधा मतलब है कि E20 से ही माइलेज 6 से 8% गिर जाती है। अरे बाप रे, तो E100 आते आते तो ये गिरावट और भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, E100 में तो ये 30% तक गिर सकती है। और एक और बड़ी बात, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये हवा से नमी खींचता है, राइट। बिल्कुल सही। तो एक तरह से फ्यूल टैंक के अंदर लगातार नमी पैदा हो रही है और फिर बाद में वही नमी लोहे को जंग लगाएगी। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। यही जंग और टैंक में जो पहले से जमा कचरा होता है ना, वो घुलकर इंजन तक पहुंच जाता है। ओह, अब समझ आया। मतलब इसीलिए पुरानी गाड़ियों के इंजेक्टर और रबर सील इतनी जल्दी खराब हो रहे हैं। हाँ, और सिर्फ जंग ही नहीं, सर्दियों में इथेनॉल आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता, तो कोल्ड स्टार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पुरानी गाड़ियां ऐसे ईंधन के लिए बनी ही नहीं है। तो यहीं पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा होता है। अगर माइलेज 30% तक कम हो रही है और E20 पेट्रोल कुछ खास सस्ता तो मिल नहीं रहा है। हाँ, वो तो है। तो एक समान दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन लग रहा है ना। तो क्या इस पूरी योजना की कीमत आखिर में आम आदमी की जेब से ही नहीं जा रही। वित्तीय बोझ तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता पर ही पड़ रहा है। ब्राजील जैसे देश में E100 या E85 इसलिए सफल है क्योंकि वहां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV का पूरा एक ढांचा खड़ा किया गया है। अच्छा, वहां गाड़ियां पहले से ही वैसी बनी है। हाँ, वहाँ की गाड़ियाँ उसी के अनुरूप बनी हैं, लेकिन अपने यहाँ तो बुनियादी ढांचे का ही अभाव है। और इससे भी बड़ा एक विरोधाभास पैदा होता है, फूड बनाम फ्यूल की बहस। हाँ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने के लिए खेती भी तो उसी स्तर की चाहिए होगी। बिल्कुल। ईंधन के लिए गन्ने या मक्के की खेती को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने से खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ अनाज की नहीं है। गन्ना उगाने में भारी मात्रा में पानी की खपत होती है। बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन से भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर सकता है। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की फसल को हजारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल। तो हम विदेशी तेल बचाने के चक्कर में कहीं अपना कीमती भूजल तो नहीं सुखा रहे। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सही कहा। ईंधन की बचत तो दिख रही है, लेकिन उसके पीछे जो भूजल की कमी है वो एक बहुत बड़ा अदृश्य संकट है। तकनीक और पर्यावरण के बीच का ये तालमेल काफी जटिल है। सच में। और इस पूरी बहस से ना अंत में एक बड़ा सवाल उभर के आता है। वो क्या?
जब तक 100% इथेनॉल का लक्ष्य हासिल होगा और इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, क्या तब तक इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन गाड़ियां पूरी तरह बाजार पर कब्जा नहीं कर लेंगी? ये तो सोचने वाली बात है। वही तो। क्या ये 100% इथेनॉल का सपना एक दीर्घकालिक समाधान है या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म विकल्प जिस पर भारी खर्च किया जा रहा है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।